हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने जो है सुबह की क्लास में जो है खंड खा जो कि खंड का पढ़ाया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो है मॉडल पेपर 2024 कल एग्जाम है, हम आपको जो है खंड खा का एनालिसिस करवाने जा रहे हैं। तो हमने कुछ प्रश्न करवाए थे पहले भाग में। अगर आपने वो नहीं देखा है, सबसे पहले वो जाके देखिए। और ये हमारा खंड खा जो हमारा जो है व्याकरण से प्रश्न आते हैं, उसको हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो प्रश्न नंबर 9 जो होता है उसमें कुछ मुहावरे दे देता है और लोक उक्तियां दे देता है, और पूछता है कि इसका अर्थ लिख के अपने वाक्यों में इसका इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जैसे लिखा है उल्टी गंगा बहना, तो अब पूछ लिया उल्टी गंगा बहना इसका अर्थ क्या होता है। उल्टी गंगा बहना, तो इसका अर्थ होता है अवरुद्ध काम करना। अवरुद्ध काम करना, अवरुद्ध काम करना। तो ये इसकी मीनिंग हो जाएगी, इसका अर्थ हो जाएगा। अब वो कहेगा कि इसका अपने शब्दों में जो है, अपने वाक्यों में जो है इसका प्रयोग कीजिए। उल्टी गंगा बहना, तो इसका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये बोलता है। तो इसका आप कभी किसी भी वाक्य में प्रयोग कर दीजिए कि रामू हमेशा उल्टी गंगा बहाता है, या मोहन जो है अपने पिताजी के कहने अनुसार हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। तो ये सब जो है इसके जो है वाक्यों में इस्तेमाल हो जाएंगे, अपने वाक्यों में प्रयोग हो जाएंगे। और दाल में कुछ काला होना, तो इसका होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होना। कुछ ना कुछ गड़बड़ होना। कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, दाल में कुछ काला होना। तो ये ऐसा हो सकता है कि जैसे देखिए, पुलिस वालों ने रास्ते पे चलते हुए एक आदमी को देखकर पहचान लिया कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। तो ये हो जाता है। तो ऐसे जो है चार दे देगा, कहेगा निम्न में से किसी एक का जो है अर्थ लिख के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ऐसे उल्टी गंगा बहना, अवरुद्ध काम करना, दाल में काला होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, शौकीन बुढ़िया चटाई लहंगा, तो इसका हो जाएगा अजीबो गरीब शौक रखना। अजीबो गरीब शौक रखना। अजीबो गरीब शौक रखना, इसका इस्तेमाल आप किसी में कर देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग या पश्चिमी देश के लोग जो है अजीबो शौकीन बुढ़िया चटाई लहंगा जैसा शौक रखते हैं। तो ये सब बना सकते हैं आप अपने आप से। और 9 2 11 नहीं तो बड़ा ही फेमस है कि भाग जाना। भाग जाना। चोर पुलिस को देख के 9 2 11 हो गया। चोर पुलिस को देख कर 9 2 11 हो गया। चोर पुलिस को देख के 9 2 11 हो गया। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 9 होता है उसमें इस प्रकार से सवाल पूछता है। तो ये जो हमने आपके सामने जो है मुहावरे और लोक उक्तियां रखी हैं, हो सकता है इन्हीं में से आपको कल जो है एग्जाम में देखने को मिल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप लोग जो है जरूर याद करके जाइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9 होता है, इसमें इस प्रकार से सवाल पूछता है। अब जो हमारा प्रश्न नंबर 10 होता है उसमें हमारा पूछता है संधि विच्छेद पूछता है। संधि विच्छेद। तो जो हमारा 10वां प्रश्न होता है उसमें इस प्रकार से दिया रहता है कि संधि विच्छेद मतलब ऊपर हमारा शब्द दिया रहेगा और नीचे दिया रहेगा कि इसका सही संधि विच्छेद होता है। तो आपको इसमें संधि पढ़ना पड़ेगा बुक में। अगर आपको आगे हिंदी नहीं पढ़नी है तो आप वैसे कुछ थोड़ा बहुत लव जानकर इसको आप लगा सकते हैं कि ऐसे दे देगा परमार्थ का सही संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से आपको एक टिक करना रहेगा। अगर आपने सही चूज किया तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलत चूज किया तो आपका नंबर 0 हो जाएगा। देखिए, जो है व्याकरण में अगर आप सही सही करते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलता है, और अगर आप गलत करते हैं तो आपका पूरा पूरा 0 हो जाता है। तो देखिए, इसमें दिया है परमार्थ का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए परमार्थ, देखिए यहां मैं बना दे रहा हूं परमार्थ। पर मार्थ है, तो इसको अगर अलग करेंगे
तो परम अलग कर लीजिए, परम। और ये देखिए जो यहाँ पे आ की मात्रा थी, इसको आ अलग कर दीजिए, परम प्लस अर्थ, परमार्थ हो जाएगा। तो हमारा ये इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परम प्लस अर्थ। तो ये जब अगर अब इसको जो है हम इसकी संधि करेंगे तो ये जो आ है इसमें आ की मात्रा से जुड़ जाएगी, तो ये हमारा परमार्थ हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, शयनम का सही संधि विच्छेद है। शयनम, देखिए ये है शयनम, तो इसका हो जाएगा शे प्लस अनम। आपको पता होगा कि ए और आ मिलके जो है या बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये दा सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए का खंड होता है, और फिर जो है इसमें जो ये का खंड है और जो खा खंड होता है इसमें उसमें कोई जैसे धातु रूप होता है उसमें दे दिए पठती, तो इसका जो है लकार इसे पूछ लेते हैं, लकार लिखिए। जैसे पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावा पठामा, ऐसे इसी में से कोई एक दे देगा उसमें। और जो धातु रूप होता है वो उसमें दे देगा कि इसका इसकी विभक्ति लिखिए, लिख देता है इसकी विभक्ति और वचन लिखिए। तो ऐसे ये दे देता है क्वेश्चन ये। और फिर जो हमारा 11वां प्रश्न होता है वो देखिए, अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं हमारे। तो देखिए जो हमारा 11वां प्रश्न होता है इसमें 3 खंड होते हैं। तो पहला खंड जो का होता है उसमें ऐसे 2 शब्द दे देगा, इसे कुल और कूल। तो कुल और कूल जब दे देता है तो कहता है दोनों का अर्थ लिखिए। तो दोनों का अर्थ हमको पता अगर होगा तभी हम लिख पाएंगे। ये 4 ऑप्शन ऐसे दे देता है और इसमें जो है इसका अर्थ हमसे पूछता है कि इसका अर्थ क्या है। तो देखिए हमने पढ़ा है कि कुल, कुल ये जो हम गांव मोहल्ले में कुल कहते हैं वो कुल नहीं होता। कुल माने होता है वंश, वंश या इसी को हम कहते हैं खानदान, जिसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं उसका कुल बहुत बड़ा है, उसका खानदान बहुत बड़ा है, उसका वंश बहुत बड़ा है। और कुल मीन्स होता है किनारा, किनारा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा हो जाएगा सा ऑप्शन, बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। कुल मीन्स से वंश और कुल मीन्स से किनारा। और इसमें देखिए अम्बुज दिया है और अम्बुज दिया है। तो अम्बुज मीन्स से होता है हमारा कमल, कमल, और अम्बुद मीन्स से होता है जो है बादल। तो इसमें हमारा बा सही हो जाएगा। तो देखिए आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा कि अम्बुज, अम्बुज कमल होता है, अम्बुद को हम बादल कहते हैं। तो ये हमारा जो है का होता है। अब हम खा खंड को देंगे, प्रश्न नंबर 11 के जो है हम खा खंड को अब हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए हमारा खा खंड है, तो का हमने बता दिया कि प्रश्न नंबर 11 का उसमें जो है 2 शब्द दिया रहता है, उसका अर्थ पूछता है। अब जो हमारा खा खंड होता है उसमें 2 शब्द देगा, कहेगा कि निम्न में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे, यानी कि पर्यायवाची हमसे पूछ रहा है। इसमें पर्यायवाची पूछता है, 2 पर्यायवाची हमें केवल लिखना है। तो अर्क देखिए, तो इसी माने होता है सूर्य होता है, अर्क मीन सूर्य भी होता है, सूर्य। और एक होता है मदार का पौधा, मदार का पौधा। तो ये 2 हमने लिख दिया है। एक और भी लिख सकते हैं, इसमें अग्नि भी लिख सकते हैं, अग्नि। ये हमारा 3 हो गया। तो अर्क क्या होता है? सूर्य, मदार का पौधा और अग्नि होता है। अब देखिए पतंग, पतंग हम विष्णु को कहते हैं, विष्णु, पतंग विष्णु को कह देंगे। और यह एक प्रकार का खिलौना है, एक खिलौना ये। तो ऐसे जब हम 2 पर्यायवाची लिख देंगे तो हमारा 2 प्रश्न, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। केवल
एक इसमें से दोनों का नहीं लिखना है, आपको केवल एक ही का लिखना है, चाहे अर्क का लिखिए चाहे पतंग का लिखिए। और एक बात हमेशा आप मेरी ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो है जितना पूछा है उतना ही लिखेंगे। अगर हम दोनों का लिख देंगे तो देखिए वो पहले ही वाले को मानेगा, अगर पहले वाले में हमारा कोई गलत हो गया तो उसमें से नंबर काट लेगा, वो आपका दूसरा वाला नहीं देखेगा। तो इसलिए जो है आपको हमेशा जितना प्रश्न में पूछा रहे उतना ही लिखना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो आपको आगे जाके टाइम भी कम पड़ेगा, क्योंकि समय केवल 3 घंटे होता है, 3 आवर्स होता है। उसमें आपको सभी एडजस्ट करना रहता है, 3-4 पेज का निबंध भी आपको लिखना रहेगा, और भी प्रार्थना पत्र भी लिखना रहेगा। तो आपको बहुत सारा मेंटेन करके चलना होगा। केवल प्रश्न आप देखेंगे जितने नंबर का है उतना ही बड़ा हम आंसर लिखेंगे, फिर बाकी हम आगे बढ़ जाएंगे। जो प्रश्न आपको आता है लिखिए, नहीं आता ठीक है आगे बढ़िए। पहले जो जो प्रश्न आता है वो कर लीजिए, फिर जो नहीं आता उस पर विचार हम बाद में करेंगे। जो प्रश्न आता है पहले हम उसे करेंगे। तो हमने आपको जो प्रश्न 11 का खंड का और खंड खा बता दिया है। अब देखिए जो हमारा खंड ग होता है, इसमें कुछ इस प्रकार से पूछता है कि निम्न में से एक वाक्य का चयन करके लिखिए। यानी कि एक बड़ा शब्द दिया है, यानी बड़ा वाक्य दिया है, उसको समेट के हमें एक वाक्य में करना है, एक शब्द में करना है। ये वाक्य पूरा दिया है, उसको हमें एक शब्द में करना है। तो जैसे जो पहले कभी ना हुआ, यानी कि पहले यानी कि भूत में, तो सबसे पहले हम भूत आ गया तो ये दोनों कट गया, इसमें भूत रहेगा। जो पहले कभी ना हुआ तो नहीं इसमें आवे, ना हुआ हो तो आ माने हमेशा होता है ना, जैसे अपमान, तो इसमें हो जाएगा अभूतपूर्व, सही हो जाएगा हमारा। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व उसे हम कहेंगे। यानी कि जो पहले कभी भी ना हुआ हो, यानी पहले की बात कर रहा है, तो यानी कि भूतकाल में जो कभी भी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहेंगे। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है, सत्य में जिसकी दृढ़ विश्वास हो, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, यानी कि विश्वास रखता हो, उसका कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा, वो हमेशा सत्य ही बोलेगा, तो उसे हम कहते हैं सत्यवादी। सत्यवादी जिसका सत्य में अटूट विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, उसे हम कहते हैं सत्यवादी। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 का होता है। इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपने सही सही कर लिया तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, और आपने गलत कर दिया तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। सही कर दिया 2 नंबर, नहीं किया तो 0। यही सब जो नंबर होते हैं, यही जो है रैंकिंग को ऊपर बढ़ाते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, 90+ जो लाते हैं, यही सब वो लोग सही करके आते हैं। बाकी तो सब कुछ जो किताब में है वो सब कुछ सब लोग करके आते हैं, मगर जो ये सब करके आता है वही बनता है टॉपर। तो चलिए अब हमारा खंड घ आएगा, उसमें देखते हैं क्या प्रश्न रहता है। तो ये हमारा हो गया खंड ग। तो देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 11 का घ खंड होता है, उसमें हमें कहता है कि कुछ वाक्य हमें दे देगा, और फिर कहेगा कि इन वाक्यों का जो है वो शुद्धिकरण कीजिए, यानी कि शुद्ध कीजिए। जैसे कोई वाक्य दे देगा, उसमें गलती रहेगी, उस गलती को जो है आपको सही करके लिखना रहेगा। तो वो 4 वाक्य देते हैं, उसमें से केवल आपको 2 वाक्य करने रहते हैं, और उसमें छोटी मोटी गलतियां होती है, वही गलती पकड़ को आपको सही करना रहता है, और आपको जो है 2 नंबर मिल जाता है। तो देखिए जैसे आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, तो इसमें देखिए आपको क्या लग रहा है। आप अनाधिकार तो चेष्टा कर रहे हैं, किसी चीज की ख्वाहिश करना उसे चेष्टा कहते हैं। तो आप अनाधिकार चेष्टा करें, अनाधिकार तो यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, तो इसमें आप लिख दीजिए आप अनावश्यक, अनावश्यक चेष्टा कर रहे हैं, आप अनावश्यक चेष्टा कर रहे हैं। अब देखिए ये वाक्य सही हो गया। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, सिर्फ अनाधिकार के स्थान पे हमने अनावश्यक लिख दिया और हमें 1 नंबर मिल गया। तो केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको 1 नंबर ले लेना है फौरन। अब देखिए एक फूल की माला खरीद लेना, भाई एक फूल की कौन सी माला होती है, एक फूल से तो कोई माला बनाई नहीं जा सकती। तो इसमें आप ऐसे कर देंगे, फूलों की एक माला खरीद लेना, ऐसे कर दीजिए। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस फूलों की एक माला खरीद लेना, फूलों की एक माला
खरीद लेना। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब बिटिया पराया नहीं अपना धन होता है, इसको भाई सब जानते हैं, बिटिया अपना नहीं पराया धन होता है, इसको ऐसे रहेगा, बिटिया अपना नहीं, बिटिया अपना नहीं, अपना नहीं पराया धन होता है। बिटिया अपना नहीं पराया धन होता है। इसमें कुछ थोड़ा सा जो आपको दिमाग लगाना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और आपको समझिए मुफ्त के नंबर मिल रहे हैं। व्याकरण जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो समझिए आपके लिए मुफ्त नंबर है, फ्री के नंबर मिलते हैं आपको। तो ये इस प्रकार से होता है, आप अनाधिकार, आप अनावश्यक चेष्टा कर रहे हैं, इसको ऐसे होगा। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं रहता। अब देखिए, एक फूल की माला खरीद लेना, भाई एक फूल की तो कोई माला होती नहीं है, तो फूलों की एक माला खरीद लेना, बस कितनी देर लगी आपको? बहुत लगेगा, 30 सेकंड मुश्किल से लगेगा, आप 30 सेकंड में एक नंबर पा लिए। बिटिया पराया नहीं अपना धन होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, बिटिया अपना नहीं पराया धन होता है, इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं। तो हमारा जो ये 11 प्रश्न था ये समाप्त हो गया। तो 2 नंबर का, 2 नंबर खा, 2 नंबर गा और 2 नंबर घा का, इसमें 8 नंबर आते हैं और करना कुछ नहीं है। एक एक मिनट का एक एक क्वेश्चन है और आपको 8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो हमने आपको कुल मिला के अभी इस 15-20 मिनट की क्लास में जो है लगभग 20 नंबर के प्रश्न जो है हल करवा दिए हैं, और टाइम 15 मिनट में अगर आप 20 नंबर हासिल कर ले रहे हैं तो ये आपके लिए ये बोनस पॉइंट है। तो अब हम जो है प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि 12 में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जो हमारा 12वां प्रश्न होता है उसमें पूछ लेगा जैसे श्रृंगार रस अथवा शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, या पूछ ले श्रृंगार रस अथवा करुण रस की व्याख्या एवं उसके जो है लक्षण उदाहरण लिखिए। तो इसमें देखिए 2 पूछेगा, एक आपको लिखना रहेगा, एक आपको नहीं लिखना रहेगा। तो देखिए, आप श्रृंगार रस को याद कर लीजिए, एक याद कर लीजिए, आपको जरूर जरूर श्रृंगार रस मिलेगा बोर्ड पेपर में, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सालों से आ रहा है और सालों तक आएगा, कल भी आया है, कल भी आएगा। तो इसमें देखिए हमने लिखा है श्रृंगार रस, तो इसका अस्थाई भाव जो होता है यानी रति, सीधे माने में अगर ये कहा जाए रति यानी प्रेम, या जहां भी जिस भी कविता में आपको जो है प्रेम मोहब्बत प्यार दिखाई दे वहां समझ लीजिए कि श्रृंगार रस है। ये तो कहने लिखने की बातें हैं, मगर ये समझ लीजिए जिस भी कविता में आपको प्रेम नजर आए वहां पे जो श्रृंगार रस होता है। इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति भाव विभाव तथा संचारी भाव के योग से रति प्रेम उत्पन्न हो, कि जहां भी कविता में आपको प्रेम, अब देखिए बहुत लोगों को जो है याद नहीं होता है उदाहरण। तो देखिए मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊं याद करने का, 3-4 बार आप जो है उसको जो है सुर में पढ़िए। कौन हो तुम बसंत के दूत, पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। 3-4 बार पढ़ लीजिए, अगर आप इसको सुर में पढ़ लीजिए तो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। मुझे पढ़े हुए कई साल हो गए मगर आज भी मुझे याद है। कौन हो तुम बसंत के दूत, पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो उदाहरण याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप अगर आपको याद ना हो तो आप उसको सुर में पढ़िए। कौन हो तुम बसंत के दूत, पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो जहां पे हमें प्रेम दिखाई दे वहां श्रृंगार रस होता है। करुण रस इसी का वो उल्टा हो गया, जहां पे हमें दुख दिखाई दे। करुण रस जहां पे हमें दुख दिखाई दे वहां पे हम करुण रस होता है। हास्य रस जहां हमें हंसी दिखाई दे तो ऐसे होता है। शांत जहाँ पे शांति हो। तो देखिए श्रृंगार रस आप याद कर लीजिए। और ये कौन कौन हो तुम बसंत के दूत, पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, ये आपको जरूर मिलेगा। तो ये हमारा खंड का था। खंड का ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न होता है। कितना हमने टाइम लगा? 2 मिनट। 2 मिनट में आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब हम खंड खा देखते हैं कि वो
किस प्रकार से आएगा हमारा। तो देखिए ये हमारा जो है गा खंड होता है। इसमें जो वो ऐसे पूछता है चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की जो है परिभाषा लिखिए और इसका जो है एक उदाहरण भी लिखिए। तो जो हमारा चौपाई छंद होता है, चौपाई छंद या एक सममात्रिक छंद है। ये चार मतलब ये चार लाइनों का होता है, 1 2 3 4। और इसमें एक सभी इसमें चार चरण होते हैं और चारों चरण में जो है मात्राएं समान होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 16 मात्राएं होती हैं। तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। और इसका जो उदाहरण है, बंधहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा आमीय मुरि में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। तो अगर आप को याद नहीं हो तो ऐसे बंदाहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरि में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। तो देखिए, अगर आपको जो है उदाहरण याद करने में दिक्कत होती है तो आप जो उसको सुर में पढ़ लिया कीजिए,
तो आपको उदाहरण बहुत आराम से याद हो जाएगा और आपको मनोरंजन भी हो जाएगा। तो चौपाई छंद यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अमी बंधु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मुरी में चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवारु। अब जो दोहा है, दोहा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह पूरा सममात्रिक छंद था, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा आप कोई भी लिख सकते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, ये हो गया। या रहीमन पानी राखिए बिन पानी के सब सून पानी गए, ना उबरे मोती मानुस चून। बहुत सारे दोहे कबीरदास जी का दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। तो ये तो बहुत ज्यादा है। दोहा में आप कोई भी याद कर लीजिए। तो चौपाई छंद और दोहा छंद में से आपको एक एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो हमने लगभग 25-30 प्रश्न का जो है आपको जो एनालिसिस करवाया। तो देखिए अब हम इसको मिटा के जो है आपको जो है जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और जो 7 नंबर का आता है निबंध। निबंध देखिए कम से कम आपको जो है 7 पेज में जरूर लिखना है ताकि आपका जो है वो नंबर कटे ना, क्योंकि निबंध में नंबर काट लेता है। क्योंकि देखिए 7 नंबर का है तो 7 नंबर में कम से कम आपको उतना लिख के भी आए कि जो है कम से कम आपको जो है 6 नंबर आराम से मिल जाए। कम से कम उतना आप लिख के आइए, क्योंकि बिना लिखे देखिए मिलेगा नहीं। तो देखिए आप इसमें पूछ लेते हैं कि बैंक से ऋण लेने के लिए प्रार्थना पत्र दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेवा में। सेवा में तो फिर जब हम अपनी लाइन शुरू करेंगे फिर इसके नीचे से शुरू करेंगे। श्रीमान प्रबंधक महोदय, प्रबंधक महोदय। यहाँ पे फिर लिखिएगा जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जलालपुर अंबेडकर नगर, ऐसे लिख दीजिए शाखा जलालपुर अंबेडकर नगर। अब यहाँ से आप फिर इसी के नीचे शुरू करेंगे मान्यवर, मान्यवर। अब यहाँ पे आप अपना लिखिए सविनय निवेदन है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए मुझे ऋण की आवश्यकता है। तो ये सब लिख के जो है आप फिर एक अलग से लाइन यहाँ से बनाएंगे कि आप मेरे प्रार्थना पत्र को जो है स्वीकार कीजिए, आपकी अति कृपया होगी। फिर नीचे लिख दीजिए आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी फलाना XYZ लिखिएगा, नाम मत लिखिएगा XYZ। यहाँ पे जो है डेट डाल दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। और फिर जो आता है हमारा आखिरी नंबर, तो वो आता है जो है निबंध पर। तो अपनी भाषा शैली में तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना लिखने के बाद आप एक एक हेडिंग बना के जो है उसको आसानी से लिखिएगा। जैसे हिंदी भाषा पे आ गया या समाज सुधार पे आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बस इतना ही हमारा मॉडल पेपर पूरा होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।